So now the second part of mole concept, that is stoichiometry. मैं बहुत ही सिंपल वे में ये बताने वाला हूं आपको, ये पूरा पार्ट बहुत ही आसान वे में हम सारी कैलकुलेशंस देखने वाले हैं कि कैसे कैसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं। बहुत ज्यादा टेक्निकल टर्म्स की जरूरत नहीं है इस पार्ट में, अब बस सिंपल समझते जाना जो जो मैं बताता जा रहा हूं। बहुत सारी बुक्स और बहुत सारे लोग बहुत सारे टाइप की कैलकुलेशंस बताते हैं, पर आपको उतनी में जाने की जरूरत नहीं है। कुछ सिंपल वे में बताऊंगा मैं कैलकुलेशंस, बस आप उनको ध्यान रखिए एंड दैट्स ऑल। सबसे पहले स्टोइकियोमेट्री स्टार्ट करने का सबसे पहला पार्ट अपना जो केमिकल रिएक्शंस, आपको पता है रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है ना। जब रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट्स बनते हैं, और इनको जब हम सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन देते हैं उसी को हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। यानी बेसिकली केमिकल रिएक्शन में जो एरो के लेफ्ट साइड में लिखे रहते हैं, उसके टेल की साइड लिखे होते हैं, उनको हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं, और जो उसके मुंह की साइड होते हैं उनको हम प्रोडक्ट्स बोलते हैं, राइट। चलिए, तो सबसे पहली चीज जो हम यहां केमिकल रिएक्शन में करने वाले हैं, दैट थिंग इज मोल मोल एनालिसिस। कई बुक्स में आपको बहुत सारे टाइप के एनालिसिस मिलेंगे, मास मास एनालिसिस, मोल मास एनालिसिस, मास वॉल्यूम एनालिसिस, मोल वॉल्यूम एनालिसिस, वॉल्यूम वॉल्यूम। कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको बस दो एनालिसिस ध्यान में रखने, एक ही रखना है। मैं तो बोलता हूं मोल मोल एनालिसिस, उसकी हेल्प से आप सब कुछ कर सकते हो। क्या होता है मोल मोल एनालिसिस, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, मोल मोल एनालिसिस को समझने से पहले एक और चीज जो आपको समझने की जरूरत है, वो है बैलेंस्ड रिएक्शन एंड अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। जैसे मैं आपके सामने एक केमिकल रिएक्शन लिख रहा हूं, जरा उसको आप ध्यान से देखिएगा। N2 प्लस H2, मैं इनके फेजेस नहीं लिख रहा हूं अभी, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है अपने को इस चैप्टर में उनकी, मिलके बना रहे हैं NH3। क्या ये रिएक्शन सही है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्ट करके NH3 बना रहा है, अमोनिया बना रहा है? सर बिल्कुल बनाता है। नाइट्रोजन को जब हाइड्रोजन से रिएक्ट कराते हैं तो NH3 बनता है, ये गलत नहीं है। लेकिन इसके लिए आपको अगर कोई पूछे तो आप बोलेंगे ये एक अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। क्या ये एक अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है? क्यों अनबैलेंस्ड है? क्योंकि लेफ्ट साइड यानी रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम्स इक्वल नहीं है। रिएक्टेंट में 2 नाइट्रोजन एटम्स हैं, जबकि अगर आप प्रोडक्ट में देखेंगे, जबकि अगर आप प्रोडक्ट में चेक करेंगे तो आपको सिर्फ एक नाइट्रोजन एटम मिलेगा, राइट। यहां पे N2 2 नाइट्रोजन, यहां सिर्फ एक नाइट्रोजन है। रिएक्टेंट साइड में 2 हाइड्रोजन है H2, जबकि प्रोडक्ट साइड में 3 हाइड्रोजन है। सो एक ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम्स बराबर ना हो, इक्वल ना हो, उसको हम बोलते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। सो मोल मोल एनालिसिस लगाने से पहले या स्टोइकियोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन करने से पहले, केमिस्ट्री का भी में मैक्सिमम टाइम आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा कि गिवन केमिकल रिएक्शन कैसी हो, एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन हो। तो सर अगर बैलेंस्ड नहीं है तो हम क्या करेंगे? हम कुछ ऐसे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, सबको नहीं, जिन जिनको जरूरत है सिर्फ उनको कुछ ऐसी वैल्यूज से मल्टीप्लाई करेंगे कि दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम बराबर हो जाए। फॉर एग्जांपल आपको बोला जाए इस रिएक्शन को बैलेंस करके दिखाइए, तो आप इसको बैलेंस करेंगे कैसे? आप काउंट करेंगे एटम्स। रिएक्टेंट साइड में नाइट्रोजन कितने हैं? 2। प्रोडक्ट साइड में नाइट्रोजन कितने हैं? 1। तो मुझे प्रोडक्ट साइड में 2 नाइट्रोजन बनाने हैं, तो अगर मैं इस NH3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं इस NH3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या मेरे पास दोनों तरफ नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स इक्वल हो गए? बिल्कुल हो गए। लेफ्ट साइड में भी 2 नाइट्रोजन है, राइट साइड में भी 2 नाइट्रोजन हो गए, राइट। अच्छा सर, लेकिन हाइड्रोजन तो अभी भी अनबैलेंस्ड है, क्योंकि राइट साइड में देयर आर 6 हाइड्रोजन्स, जबकि लेफ्ट साइड में ओनली 2 हाइड्रोजन्स हैं। तो एक काम कीजिए ना, लेफ्ट साइड में भी क्या कर दीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए हाइड्रोजन को। क्या अब ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड हो गई? अब बोलेंगे सर लेफ्ट साइड में 2 नाइट्रोजन, राइट साइड में 2 नाइट्रोजन, लेफ्ट साइड में 3 2 6 हाइड्रोजन, राइट साइड में 2 3 6 हाइड्रोजन। बिल्कुल, दोनों तरफ सारे नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो इक्वल है। दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज बैलेंस्ड रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन हो सकती है, अगर उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम्स इक्वल आ रहे हैं सारे के सारे, देन वो बैलेंस्ड, अदरवाइज अनबैलेंस्ड। तो मोल मोल एनालिसिस लगाने से पहले सबसे पहले आपको रिएक्शन को बैलेंस करना है, कर लेंगे आप। अब रिएक्शन बैलेंस जब आप कर लेंगे, तो एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में, अच्छा N2 का मल्टीप्लाई कुछ नहीं है, तो क्या यहां 1 लिख दूं क्या? अगर मुझे कुछ मल्टीप्लाई करना हुआ तो 1 से मल्टीप्लाई होगा ना, मतलब इसका 1 है, कुछ नहीं है, है ना। तो एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में हर एक रिएक्टेंट और हर एक प्रोडक्ट का जो मल्टीपल होता है, जो उनके एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई में रहता है, उसको अपन बोलते हैं उस रिएक्टेंट या उस प्रोडक्ट का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्या बोलेंगे इसको? इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। सबका ही, सिर्फ यही वाला नहीं। आपको कोई बोले N2 का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, आप बोलोगे 1। आपको कोई बोले H2 का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, आप बोलोगे 3। आपको कोई बोले NH3 का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, आप बोलोगे 2। These multiples are stoichiometric coefficient for each element or each compound or each species, right? N2 का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो गया 1, H2 का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो गया 3 एंड NH3 का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो गया 2। ये चीज क्लियर है सबको?
कि जो बैलेंस केमिकल रिएक्शन में वैल्यूज होती हैं, जो मल्टीप्लाई में रहती हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के, उनको उनका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलते हैं। और एक रिएक्शन में जब रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं वो हमेशा अपने स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के रेशियो में ही रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट भी उसी रेशियो में बनता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको इसमें कोई पूछे कि बताइए N2 और H2 किस रेशियो में रिएक्ट करेंगे मोल्स के, तो आप बोलोगे 1:3। यानी इस रिएक्शन में N2 का हर एक मोल H2 के 3 मोल्स के साथ रिएक्ट कर रहा होगा और ये पूरे के पूरे खत्म हो जाएंगे आपस में रिएक्ट करके, तब NH3 के 2 मोल्स बन रहे होंगे। जब N2 का 1 मोल जाके कंबाइन होगा H2 के 3 मोल्स के साथ, तब जाके NH3 के 2 मोल्स बन पाएंगे। तो अगर आपको कोई पूछे कि बताइए N2 के अगर मेरे पास 10 मोल हैं तो उसके लिए मुझे H2 के कितने मोल्स की जरूरत पड़ेगी, तो आपको याद होना चाहिए कि N2 के 1 मोल के लिए H2 के कितने मोल की जरूरत पड़ती है, 3 मोल की। तो अगर आपको N2 के 10 मोल गिवन है तो उसके लिए H2 के कितने मोल की जरूरत पड़ेगी, रेशियो सेम रखना है बस। इसमें 1:3 का, तो 1:3 के हिसाब से इसके कितने मोल्स की जरूरत होगी, 30 मोल्स की। और आपको पूछा कि बताइए जब N2 के 10 मोल H2 के 30 मोल से रिएक्ट करेंगे तो NH3 के कितने मोल बनेंगे, तो अगर 1 3 से करता है तो 2 बनते हैं, तो 10 30 से करेंगे तो इसके कितने बन जाएंगे, 20 बन जाएंगे। बस यही है मोल मोल एनालिसिस, खत्म। बहुत आसान है, बस कॉम्प्लिकेट आप अपने दिमाग में बना लेते हैं इसको। जब भी एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन दे रखी है तो जो रिएक्टेंट्स हैं वो हमेशा अपने स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के रेशियो में रिएक्ट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स की टर्म में। अगर एक का N2 के आपके पास 50 मोल आ रहे हैं तो उससे कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए H2 के 150 मोल की जरूरत पड़ेगी, और जब वो दोनों कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएंगे तो NH3 के 100 मोल बन रहे होंगे। दिस इज मोल मोल एनालिसिस। बोलिए, सिंपल है। एक छोटा सा एग्जांपल देख के और समझाता हूं, फिर आगे चलते हैं अपन। जैसे आपको एक रिएक्शन गिवन है कि H2 रिएक्ट कर रहा है O2 से, ओके, H2 रिएक्ट कर रहा है O2 से, बना रहा है H2O। आपको पूछा जाए कि बताइए H2 के 5 मोल के लिए O2 के कितने मोल की जरूरत पड़ेगी, तो आप सीधा सीधा नहीं बोल देंगे कि H2 के 5 मोल के लिए O2 के भी 5 मोल चाहिए सर, क्योंकि 1 1 है। नहीं, देखो क्या रिएक्शन बैलेंस्ड है। H2 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन 2, इधर ऑक्सीजन 1, क्या ऑक्सीजन बैलेंस्ड हुए, नहीं सर, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हुए। क्या करें, इधर ऑक्सीजन 1 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, सर इधर 2 ऑक्सीजन बना देते हैं, ये लीजिए बना दिया। लेकिन सर हाइड्रोजन इधर 4 हो गए, तो इधर हाइड्रोजन को भी 4 बना दो, ये लीजिए। क्या रिएक्शन बैलेंस होगी सर, ये हमें कैसे आएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस से। आपको बस कुछ ऐसे मल्टीप्लाई कर करके देखना, प्रैक्टिस से आप जल्दी जल्दी करने लग जाएंगे इनको। तो अगर मैं H2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और H2O को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब आप बोल सकते हैं कि 2 मोल H2 1 मोल O2 के साथ रिएक्ट करता है, तो 5 मोल H2 के लिए कितने मोल O2 की जरूरत पड़ेगी, 2.5 मोल्स ऑफ O2 की जरूरत पड़ेगी। और जब ये दोनों एक दूसरे से कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएंगे तब 2 मोल H2 से 2 मोल H2O बनता है, तो 5 मोल H2 से कितने मोल H2O बन जाएंगे, 5 मोल H2O के बन जाएंगे। दिस इज मोल मोल एनालिसिस। बोलिए जी, क्लियर हुआ है सबको, कोई दिक्कत नहीं इसमें, सिंपल है कि बैलेंस कर लेंगे सबसे पहले रिएक्शन को, उसके बाद उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स के जो रेशियो होंगे उसी रेशियो में वो लोग मोल, उनके मोल जो है वो हमेशा उसी रेशियो में रिएक्ट करेंगे। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर आपको कुछ भी दे दिया जाए कि बताइए अगर 10 मोल H2 है, वो 5 मोल O2 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, कितना H2O बनेगा वो भी आप बता देंगे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, राइट, वेरी गुड। अब इसमें एक छोटी सी चीज और आपको ध्यान रखनी है, यही वॉल्यूम वॉल्यूम एनालिसिस भी होता है। अगर आपको दे दिया जाए कि बताइए इसके 5 लीटर यूज हो रहे हैं, तो उसके लिए O2 के कितने लीटर की जरूरत पड़ेगी, तो आप बोल देंगे 2.5 लीटर्स की जरूरत पड़ेगी। और अगर ये दोनों पूरी तरह रिएक्ट कर गए तो H2 के कितने लीटर बन जाएंगे, 5 लीटर। मोल्स और वॉल्यूम दोनों ही स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के रेशियो में रिएक्ट करते हैं। जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो है वही मोल्स रिएक्टेड का रेशियो भी होगा, वही वॉल्यूम रिएक्टेड का रेशियो भी होगा। लेकिन ये चीज आप मास के लिए यूज नहीं कर सकते, मास के लिए गलत हो जाएगा। तो सर मान लीजिए अगर हमें मास गिवन हो कि H2 के 2 ग्राम O2 के कितने ग्राम के साथ रिएक्ट करेंगे, तो आप पहले मास से मोल निकालेंगे। H2 का अगर आपको मास गिवन है तो उससे आप मोल तो निकाल लेंगे आसानी से, राइट। तो पहले आप उसके गिवन मास से उसके मोल्स निकालेंगे, फिर उन मोल्स को एनालाइज करके आप O2 के मोल्स निकालेंगे और उन मोल्स को आप फर्दर वापस कन्वर्ट करेंगे मास में। तो आप डायरेक्ट मास मास एनालिसिस कभी नहीं लगाएंगे। मास अगर गिवन भी है तो मास से मोल निकालो, मोल से वापस मास निकालो, ये वाला काम आप करेंगे, राइट। फॉर एग्जांपल इसी में मैं बता देता हूं, आपको गिवन हो कि बताइए अगर आपके पास 4 ग्राम H2 है तो उससे कितने ग्राम ऑक्सीजन बनेगा, 4 ग्राम H2 से कितने ग्राम ऑक्सीजन बनेगा। तो आप डायरेक्ट नहीं बोलेंगे कि इसके 2 से इसका 1 रिएक्ट कर, सॉरी कितने ग्राम O2 रिएक्ट करेगा, 4 ग्राम H2 के साथ कितने ग्राम O2 रिएक्ट करेगा। तो आप डायरेक्ट नहीं बोलेंगे कि इसके 2 ग्राम के साथ, इसके 2 के साथ इसका 1 कर जाता है, मतलब इसके 4 के साथ इसके 2, नहीं। ये मोल्स के लिए सही है, ये वॉल्यूम के लिए सही है, ये मास के लिए सही
नहीं है। तो क्या करें सर, पहले इसके मोल निकालो। 4 ग्राम H2 में कितने नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे? सर H2 का मोलर मास होता है 2। इस स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का कोई लेना देना नहीं है मास से मोल निकालने में, वो वैसे ही निकालेंगे जैसे आज तक निकालते थे। H2 का ग्राम मोलिकुलर मास होता है 2। तो अगर 4 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएंगे आपके पास 2 मोल्स, सॉरी ग्राम 4 ही है। 4 ग्राम मतलब कितने मोल? 2 मोल। अब देखिए H2 के 2 मोल O2 के कितने मोल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं? 1 मोल के साथ। तो यानी H2 के 2 मोल के लिए मुझे O2 का कितना मोल चाहिएगा? 1 मोल की जरूरत पड़ेगी। लेकिन उसने तो हमें ग्राम पूछा है ना कि कितने ग्राम O2 की जरूरत पड़ेगी। तो 1 मोल O2 में कितने ग्राम होते हैं? सर मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके ग्राम मोलिकुलर मास से। ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास होता है 16, तो O2 का ग्राम मोलिकुलर मास हो जाएगा कितना? 32। तो 32 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 से, यानी कितना आ गया ये? 32 ग्राम आ गया। तो देखा, मास मास एनालिसिस गलत हो जाएगा अगर आप डायरेक्ट लगाएंगे तो। मास से पहले आप मोल निकालेंगे गिवन के, उस मोल मोल एनालिसिस को लगा के कितने मोल रिक्वायर्ड है वो निकालेंगे, और उन मोल से आप वापस फिर मास निकाल देंगे। ऐसे आप मास मास एनालिसिस यूज करेंगे। लेकिन मोल मोल और वॉल्यूम वॉल्यूम को आप डायरेक्ट जो गिवन वैल्यूज है उनसे अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज बेसिक स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन कि अगर हमें ऐसा गिवन है तो हम क्या करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है सबको? चलिए जी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास है, आपको ये गिवन है, मान लीजिए आपको एक रिएक्शन गिवन है कि H2 प्लस I2 मिलके बना रहे हैं 2HI। ओके, H2 और I2 मिलके बना रहे हैं 2HI। आपको पूछा गया है कि बताइए इस रिएक्शन में अगर 5 मोल H2 और 5 मोल I2 आपस में रिएक्ट करते हैं तो कितने मोल HI बनेगा? When 5 moles of H2 react with 5 mole of I2, then number of moles of HI produced। बताइए, पोज करके आप बताने की कोशिश कीजिए। हाँ जी, देखिए तो क्या इसमें यही होगा कि इसके 1 मोल, रिएक्शन बैलेंस्ड है ऑलरेडी, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 2 आयोडीन 2 आयोडीन। तो अगर रिएक्शन बैलेंस्ड है तो इसका 1 मोल, इसके 1 मोल, इसका 1 मोल, इसके 1 मोल के साथ रिएक्ट करके इसके 2 मोल बनाएगा, राइट? तो इसके अगर 5 मोल दे रखे हैं और इसके भी 5 मोल दे रखे हैं तो ऑलरेडी देखिए इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो कितना है? 1:1 का है। गिवन मोलर रेशियो भी कितना है? 5:5 का है। यानी इसके 5 मोल, इसके 5 मोल के साथ पूरे रिएक्ट कर जाएंगे, कोई सा भी नहीं बचेगा। और इसके कितने बन जाएंगे? क्या 10 मोल बन जाएंगे? कोई दिक्कत नहीं है, राइट? चलिए, वेरी गुड। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर आपको यह गिवन होता कि इसके गिवन है आपको 4 मोल्स और इसके गिवन है आपको 7 मोल्स, अब बताइए जब इसके 4 मोल इसके 7 मोल के साथ रिएक्ट करेंगे तो HI के कितने मोल बनेंगे? तो आप बोलोगे सर इसके 4 मोल रिएक्ट करते हैं, इसका एक रिएक्ट करता है इसके एक के साथ, तो इसके 4 रिएक्ट करेंगे इसके 4 के साथ। लेकिन सर दूसरे वाले के तो 7 गिवन है, जो रेशियो में रिएक्ट करते हैं वो रेशियो गिवन ही नहीं है। यानी 2 टाइप की कंडीशन बन सकती है। एक कंडीशन आपके पास वो बनती है जब गिवन मोल्स जो हैं उनका रेशियो, मोलर रेशियो बराबर आ जाए स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो के ना। स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो को मैं ऐसे लिख रहा हूं, एसटी रेशियो, स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो के। तब तो आप सीधा सीधा मोल मोल एनालिसिस लगा देंगे जो हमने सीखा है कि इसके इतने मोल इसके इतने मोल के साथ रिएक्ट करेंगे और उससे उसका इतना मोल बन जाएगा। लेकिन अगर कभी ये केस आ जाए कि मोलर रेशियो जो है वो बराबर नहीं आ रहा स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो के, उस केस में हमेशा क्या होगा? कोई एक हमेशा बच जाएगा, कोई एक हमेशा बच जाएगा, कोई एक पूरी तरह कंज्यूम नहीं होगा जबकि दूसरा वाला पहले ही कंज्यूम हो चुका होगा। फॉर एग्जांपल यहां पे H2 के 4 मोल I2 के 4 मोल के साथ रिएक्ट कर जाएंगे, है ना? तो I2 के कितने मोल और बच गए? अभी 3 मोल और बच गए। लेकिन H2 के तो 4 के 4 पूरे रिएक्ट कर गए। H2 कितना बचा? 0। H2 कितना बचा? 0। जबकि I2 अभी भी कितना बच गया? 3 मोल बच गया। तो इसका मतलब I2 के पूरा खत्म होने से पहले ही H2 खत्म हो गया। क्या रिएक्शन अब और आगे हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, क्योंकि रिएक्शन तो तब होती जब H2 और I2 एक दूसरे से रिएक्ट करते। H2 तो पहले ही खत्म हो गया। H2 खत्म हो गया तो रिएक्शन आगे नहीं हो सकती। रिएक्शन आगे नहीं हो सकती मतलब रिएक्शन रुक गई। किसकी वजह से? H2 के खत्म होने की वजह से। तो जब एक रिएक्शन में मोलर रेशियो और स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो बराबर नहीं आते, उस केस में कोई एक पहले खत्म हो जाता है, उसकी वजह से रिएक्शन रुक जाती है। इसलिए जो पहले खत्म हो जाता है उसको अपन बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। इन दिस गिवन कंडीशन H2 इज लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि वो रिएक्शन को रोक दे रहा है, लिमिट कर दे रहा है खुद खत्म हो जाने की वजह से। तो अगर किसी रिएक्शन में मोलर रेशियो स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो के बराबर नहीं है, यानी अगर कोई एक लिमिटिंग रिएजेंट है, तो सारी की सारी कैलकुलेशन उस लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पे होंगी। कैसे? यहां पे सिंस H2
कम जल्दी खत्म हो रहा है ना, इसलिए सारी रिएक्शन H2 के बेसिस पे होंगी। आपको कोई पूछे कि बताइए 4 मोल ऑफ H2 जब 7 मोल ऑफ I2 के साथ रिएक्ट करता है तो HI कितना बनेगा, तो अब आप I2 के बेसिस पे कुछ नहीं देखेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट कौन, H2, तो H2 के बेसिस पे देखेंगे कि H2 का 1 मोल I2 के कितने मोल बना रहा है, 2 मोल। तो जब H2 के आपने 4 मोल लिए हैं तो I2 के कितने मोल बन जाएंगे, आप सीधा सीधा बोल देंगे कि H2 के 4 मोल है तो I2 के कितने मोल प्रोड्यूस हो रहे होंगे, 8 मोल। और आपको कोई पूछे कि बताइए H2 के कितने मोल बच गए, आप बोलेंगे 0। I2 के कितने मोल बच गए, तो जितने मोल आप H2 के रिएक्ट करा रहे हैं उतने ही आपको I2 के भी रिएक्ट कराने हैं, क्योंकि इसके 4 मोल के साथ इसके 4 ही तो रिएक्ट करेंगे ना, तो इसके कितने बच गए, 3 मोल बच गए। दिस इज लिमिटिंग रिएजेंट। एक और एग्जांपल लेके बताता हूं, आसानी से समझ में आएगा आपके। देखिए जैसे आपको ऐसे दे रखा है, कोई एक क्वेश्चन यही ले लेते हैं अपन, N2 प्लस 3H2 मिलके बना रहे हैं 2NH3। मैंने ऑलरेडी बैलेंस केमिकल रिएक्शन ले रखी है, ओके। आपको इसमें बोला गया है कि N2 आपके पास 7 मोल है, N2 के आपके पास 7 मोल है और H2 के आपके पास 18 मोल्स हैं। जब H2 के 7 मोल H2 के 18 मोल से रिएक्ट करते हैं तो बताइए NH3 कितने मोल बनता है। अब N2 और H2 का स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो देखिए, क्या 1:3 है। यहां पे स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो दे रखा है जो हमें N2 और H2 का, वो कितना दे रखा है, 1:3। और मोलर रेशियो जो दे रखा है आपको, जो नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं उनका जो रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 7/18। क्या दोनों बराबर हैं, नहीं है, दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब 100% कोई एक पहले खत्म हो जाएगा और रिएक्शन रुक जाएगी। आप बोलोगे सर N2 लिमिटिंग रिएजेंट है क्योंकि उसके मोल कम है, जी नहीं। आप लिमिटिंग रिएजेंट कभी भी डायरेक्ट मोल्स देख के आइडिया नहीं लगाएंगे। लिमिटिंग रिएजेंट देखने का बहुत आसान सा तरीका बताता हूं मैं आपको। गिवन मोल्स को स्टोइकियोमेट्री, लिमिटिंग रिएजेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, नंबर ऑफ मोल्स जो गिवन है आपको एलिमेंट के, उसको उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए। ये वैल्यू जिसके लिए सबसे कम आए, ये वैल्यू जिसके लिए सबसे कम आए वो स्टोइकियोमेट्री है, वो लिमिटिंग रिएजेंट है। आप सारे एलिमेंट्स के गिवन मोल्स को उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए। जैसे अगर आप नाइट्रोजन के लिए चेक करेंगे तो नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल गिवन है 7, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 1, ये रेशियो आ गया 7। H2 का मोल्स आपको गिवन है 18, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आपको गिवन है 3, ये वैल्यू आ गई 6। किसके लिए रेशियो कम आया, H2 के लिए। तो जिसके लिए ये रेशियो कम आएगा, जिसके लिए भी ये रेशियो कम आएगा वही होगा कौन, लिमिटिंग रिएजेंट। LR का मतलब, ये आपको LR जब भी लिखा हुआ मिले तो LR का मतलब समझ जाना, लिमिटिंग रिएजेंट है, लिमिटिंग रिएजेंट। तो पहली चीज, क्या आप लिमिटिंग रिएजेंट पहचान लेंगे, कैसे पहचानेंगे, आपको देखने की जरूरत भी नहीं है। आप सीधा एक काम करो, जितने भी एलिमेंट्स के आपको मोल दे रखे हैं सबको उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो। अगर सबकी वैल्यू बराबर आ गई मतलब कोई लिमिटिंग रिएजेंट है ही नहीं, अपना सीधा वाला फॉर्मूला लग जाएगा। लेकिन अगर सबकी वैल्यू बराबर नहीं आई तो जिसके लिए ये रेशियो सबसे कम आया, सबके मोल्स को उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करो, जिसके लिए रेशियो सबसे कम आया वो लिमिटिंग रिएजेंट। और अब बस आप इसको भूल जाएंगे वापस, आपने बस लिमिटिंग रिएजेंट पता करने के लिए ही ये काम किया था। अब इस काम को याद नहीं रखना है आपको, आगे आपको याद क्या रखना है कि लिमिटिंग रिएजेंट तो कौन हो गया आपका, H2 हो गया। अब आपको याद रखना है कि सारी कैलकुलेशन H2 के हिसाब से होंगी। इन्होंने पूछा है कि 7 मोल N2 जब 18 मोल H2 से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, तो आप क्या बोलेंगे कि H2 के 3 मोल N2 के 1 मोल से रिएक्ट करते हैं, इसलिए H2 के 18 मोल N2 के कितने से रिएक्ट करेंगे। अगर इसके 3 इसके 1 से करते हैं तो इसके 18 इसके 6 से करेंगे, राइट, 18/3 से 6 से करेंगे, सही बात है, 6 से, जबकि इसके टोटल हैं कितने 7, तो इन 7 में से 6 रिएक्ट कर जाएंगे H2 के साथ, कितना बच जाएगा इसका 1। H2 के 18 रिएक्ट कर गए, कितना बच गया इसका 0। और जब H2 के 3 मोल रिएक्ट करते हैं तो NH3 के 2 मोल बनते हैं, तो इसलिए H2 के 18 रिएक्ट किए हैं तो NH3 के कितने बन जाएंगे, 12 मोल्स बन जाएंगे, राइट। तो इस तरह से लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट भी आप यूज कर सकते हैं। जिसके लिए मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की वैल्यू कम आए, जिसके लिए मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की वैल्यू कम आए वो लिमिटिंग रिएजेंट, उसके हिसाब से सारी कैलकुलेशंस लगा देना मोल मोल एनालिसिस वाली। इससे हम लिमिटिंग रिएजेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको सिंपल कैलकुलेशन स्टोइकियोमेट्री की, मोल मोल एनालिसिस की और लिमिटिंग रिएजेंट की कैलकुलेशन, ये दोनों चीजें क्लियर है, आप आराम से कर सकते हैं, राइट। अब हम क्या करने वाले हैं, बस यही था मेन पार्ट, यही था स्टोइकियोमेट्री का। अब हम इसी पार्ट पे अलग अलग कंडीशंस देखने वाले हैं कि अगर हमें ऐसा गिवन हुआ तो हम क्या करेंगे, अगर हमें ये वाली चीज गिवन हुई तो हम क्या करेंगे।
अब कई बार क्या होता है, जब आपको वो मोल मोल एनालिसिस के क्वेश्चंस देंगे, उसमें वो एक और टर्म इंक्लूड कर देंगे, दैट इज परसेंटेज यील्ड। कई बार हमें परसेंटेज यील्ड के क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो अब हमें देखना है कि ये परसेंटेज यील्ड जो होती है ये क्या होती है। व्हाट इज दिस परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन? परसेंटेज यील्ड का सिंपल सा मतलब है, सीधा सा मतलब है कि जरूरी नहीं कि आप कई बार जो रिएक्टेंट्स यूज करें वो रिएक्ट करके कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएं, राइट? कई बार बीच में लॉस होने की वजह से या 100% कन्वर्जन नहीं होने की वजह से आपको टोटल कन्वर्जन नहीं मिल पाता किसी भी वजह से, तो उस केस में आपको हमेशा एक परसेंटेज यील्ड मिलती है प्रोडक्ट की, कि इतना परसेंट ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाया है, और बस उसी को अपन परसेंटेज यील्ड बोलते हैं। मतलब अगर मैं परसेंटेज यील्ड को डिफाइन करूं किसी भी रिएक्शन के लिए, अगर मैं परसेंटेज यील्ड को डिफाइन करूं, तो परसेंटेज यील्ड हो जाएगी मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एक्सपेरिमेंटली। मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को प्रोड लिख रहा हूं मैं, प्रोडक्ट एक्सपेरिमेंटली, राइट? आपके पास एक्चुअल में कितने मिल रहे हैं डिवाइडेड बाई, ओके। अब मैंने क्या बोला कि जरूरी नहीं हमेशा 100% कन्वर्जन हो, तो अगर 100% कन्वर्जन नहीं होगा तो आप थ्योरेटिकली तो वही मोल मान रहे होंगे ना जो आपके पास मोल मोल एनालिसिस से आए होंगे, राइट? कि जैसे N2 प्लस 3H2 कन्वर्ट हो रहा हो 2NH3 में, तो उसमें आप बोलेंगे कि 1 मोल N2 से 2 मोल NH3 बनने चाहिए, लेकिन एक्चुअल में वो 2 से कम बन रहे होंगे क्योंकि किसी लॉस की वजह से 100% कन्वर्जन नहीं हो पा रहा। तो किसी भी रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड जो होती है वो होती है मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एक्सपेरिमेंटल डिवाइडेड बाई मोल ऑफ प्रोडक्ट्स या मोल्स ऑफ प्रोडक्ट थ्योरेटिकल। कि थ्योरेटिकली आप जब सोच रहे थे, आप जब मोल मोल एनालिसिस लगा रहे थे, तब कितने मोल आ रहे थे और एक्चुअल में कितने मोल आए हैं, उनका रेशियो जो होता है उसको अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो वही परसेंटेज यील्ड भी होता है। आप समझ गए परसेंटेज यील्ड का मतलब क्या? सिंपल सा मतलब समझा रहा हूं मैं। परसेंटेज यील्ड तब इंक्लूड होगा क्वेश्चन में या किसी भी सिनारियो में जब 100% कन्वर्जन ना हो प्रोडक्ट्स का। तो आपको करना क्या है इस केस में? कुछ नहीं करना। अगर आपको परसेंटेज यील्ड दे रखी है रिएक्शन की, तो आप पहले मोल मोल एनालिसिस लगा के देख लेंगे कि इतने प्रोडक्ट बनने चाहिए थे, लेकिन फिर उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज यील्ड से। अगर आप मोल्स ऑफ प्रोडक्ट थ्योरेटिकल को मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज यील्ड से, तो एक्चुअल में कितने मोल बने हैं वो आपके पास आ जाएगा। इस पे मैं एक क्वेश्चन अपन एग्जांपल कर लेते हैं, क्योंकि ये चीज है ही नहीं थ्योरी की, एक्सपेरिमेंट से ही समझ आएगी, क्वेश्चन से ही समझ आएगी। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे छोटा सा। मान लीजिए आपको दे रखा हो कि 3 मोल्स ऑफ N2, क्वेश्चन में आपको गिवन है 3 मोल्स ऑफ N2 रिएक्ट कर रहे हैं एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन गैस के साथ। किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं? एक्सेस ऑफ H2 गैस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसने बोला कि आफ्टर रिएक्शन वी गोट 1 मोल ऑफ NH3, वी गोट 1 मोल ऑफ NH3, देन बताओ परसेंटेज यील्ड कितनी होगी। आपको परसेंटेज यील्ड पूछिए, तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना। उसने आपको बोला है कि N2H2 से रिएक्ट करके NH3 बना रहा है, तो सबसे पहले आप वो रिएक्शन लिख दीजिए जो आपको गिवन है। N2 रिएक्ट कर रहा है H2 से, बना रहा है 2NH3, NH3 अमोनिया। लेकिन आपको याद है कि मोल मोल एनालिसिस स्टोइकियोमेट्री लगाने से पहले हमेशा आपको रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो इसको हम बैलेंस करेंगे तो यहां आ जाएगा 3H2, यहां जाएगा 2NH3, किया हुआ है हमारा पहले भी बैलेंस, राइट? अब यहां से कि अगर एक गैस एक्सेस में है, अगर आपको यहां पे H2 एक्सेस में दे रखा है, तो मतलब N2 हमेशा कम पड़ेगा रिएक्शन में। जब भी कोई एक एक्सेस में आ जाए तो मतलब दूसरा तो 100% कम ही पड़ेगा रिएक्शन में। इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो जाएगा? जो एक्सेस में नहीं है वो वाला। तो इसके 3 मोल H2 के साथ रिएक्ट कर जाएंगे, H2 के बहुत सारे हैं, सारों के साथ रिएक्ट कर जाएंगे। और जब इसके 3 मोल H2 के 9 मोल के साथ रिएक्ट करेंगे तो NH3 के कितने बन जाने चाहिए? 6 मोल बन जाने चाहिए, राइट? कोई दिक्कत नहीं इसमें। NH3 के बनने थ्योरेटिकली कितने बनने चाहिए थे आपके पास? 6 मोल। क्या मैं लिख सकता हूं कि थ्योरेटिकल मोल्स जो है NH3 के वो आ गए 6, लेकिन एक्सपेरिमेंटली या एक्चुअल में कितने मोल बन रहे हैं NH3 के? क्वेश्चन में कितने गिवन है आपको? 1 मोल ही बना है। तो यानी परसेंटेज यील्ड कितनी हो गई फिर इसके लिए? परसेंटेज यील्ड कितनी हो जाएगी? 1/6 इंटू 100%, सिंपल। ऐसे ही अगर वो इस क्वेश्चन में ये बोल देता कि 3 मोल N2 जब एक्सेस ऑफ H2 से रिएक्ट करता है और अगर परसेंटेज यील्ड 50% है, मान लो दूसरा क्वेश्चन इसी का दूसरा पार्ट ऐसा हो जाता कि सेम ले रहा हूं मैं, 3 मोल N2 एक्सेस ऑफ H2 से रिएक्ट कर रहा है और परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन जो है, परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन वो आपको दे रखी है 40%।
तो बताओ NH3 के मोल्स कितने प्रोड्यूस होंगे, ये आपको पूछा है। तो आप कुछ नहीं करेंगे, सेम आप रखेंगे क्वेश्चन को, N2 प्लस 3H2 रिएक्ट करके फॉर्म कर रहे हैं 2NH3। N2 के आपने 3 मोल लिए हैं, H2 एक्सेस में है इसलिए उसको देखना नहीं है। N2 के 3 मोल रिएक्ट करके NH3 के कितने बनाएंगे? अगर N2 का 1 NH3 के 2 बना रहा है तो N2 के 3 NH3 के बनाएंगे 6। 6 थ्योरेटिकली बन रहे हैं, लेकिन क्या एक्चुअल में भी 6 ही बनेंगे? जी नहीं। अगर यहां आपको परसेंटेज यील्ड नहीं दी होती तो आप बाय डिफॉल्ट 100% मानते और 6 आंसर आ जाता, लेकिन यहां पे परसेंटेज यील्ड दे रखी है इसलिए बनने चाहिए थे 6, लेकिन परसेंटेज यील्ड जितनी है उतने ही बनेंगे। बनेंगे कितने? उसके 40% ही बनेंगे 6 के। तो यानी आंसर कितना आ गया आपके पास? 2.4 मोल्स ही बनेंगे। सिंपल। अगर आपको परसेंटेज यील्ड पूछी है तब तो आप थ्योरेटिकली जितने बन रहे हैं मोल मोल एनालिसिस से वो निकाल लीजिए, एक्चुअल में कितने बन रहे हैं वो देख लीजिए, उनको रेशियो से परसेंटेज यील्ड आ जाएगी। अगर आपको परसेंटेज यील्ड दे के एक्चुअल मोल पूछ रखे हैं तो आप मोल मोल एनालिसिस लगा के थ्योरेटिकल मोल लगा लीजिए, निकाल लीजिए, उनका उतना परसेंट ले लीजिए जितनी परसेंटेज यील्ड दे रखी है, वो एक्चुअल मोल हो जाएंगे। तो सिंपल है, परसेंटेज यील्ड अलग से कुछ नहीं है, बस सिंपली जो मोल बनने चाहिए थे प्रोडक्ट के उनका कंप्लीट कन्वर्जन नहीं हो पाता है रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में, इसलिए परसेंटेज अमाउंट आपको गिवन होगा कि इतना परसेंट कन्वर्जन हो रहा है, उसी से आपको आंसर कैलकुलेट कर लेना है। कर पाएंगे आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है परसेंटेज यील्ड में भी। तो हमने 3 तरीके के क्वेश्चंस देख लिए। पहला, हमें डायरेक्ट अगर मोल मोल एनालिसिस मिलता है या वॉल्यूम वॉल्यूम एनालिसिस मिलता है या मास की फॉर्म में अगर गिवन है तो भी अपन मोल की फॉर्म में कैलकुलेट कर लेंगे। उसमें क्या करना है, आपको सीधा फॉर्मूला लगाना है, मोल मोल एनालिसिस लगाना है। लेकिन अगर गिवन मोलर रेशियो स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो के बराबर नहीं है तो अपन लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट लगा देंगे, और अगर साथ में परसेंटेज यील्ड दे रखी है या पूछ रखी है तो हम परसेंटेज यील्ड वाला जो आपके स्क्रीन पे अभी है ये वाला पैटर्न यूज करेंगे एंड क्वेश्चंस को सोल्व कर लेंगे। अब अगला कॉन्सेप्ट जो इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं पीओएसी या प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। एक ही बात है, शॉर्ट में इसको हम बोलते हैं पीओएसी। स्टूडेंट्स के दिमाग में एक अलग ही फोबिया रहता है इसके लिए, पीओएसी पता नहीं क्या है, जबकि कुछ नहीं है, ये बड़ा सिंपल सा है, सीधा सा है। कब यूज करना और कैसे यूज करना वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं। अगर आपको ढंग से समझ आ गया आप बड़ी आसानी से कर लेंगे। पीओएसी हम कब यूज, क्या होता है वो मैं बता रहा हूं, पहले कब यूज करेंगे देखना सुनना। इसको हम तब यूज करते हैं जब कोई गिवन रिएक्शन बैलेंस करना पॉसिबल नहीं हो आपके लिए। किसी गिवन रिएक्शन को बैलेंस करना पॉसिबल नहीं हो। फॉर एग्जांपल आपको यह बोला गया कि C6H12O6 को जब हमने बहुत सारी प्रोसेसेस से गुजारा तो ये कन्वर्ट हो गया CO2 में। अब आपको पूछ लिया कि बताइए किसके लिए कितना क्या, है ना। अब ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में आपको पता है कि इस रिएक्शन को आप बैलेंस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हाइड्रोजन का आपको कोई आइडिया ही नहीं है, बाकी चीजों का आपको कोई आइडिया ही नहीं है, तो आप कैसे बैलेंस कर पाएंगे, राइट। इसको बैलेंस करना पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा इसमें दो दो केसेस आपको ध्यान रखने पड़ेंगे तभी आप लगा सकते हैं। इसमें आप किसी एक एटम को बैलेंस करेंगे, आप पूरे के पूरे कंपाउंड को तो बैलेंस नहीं कर सकते। तो ऐसे केस में आप किसी एक एटम को बैलेंस करते हैं, लेकिन वो एटम कंजर्व्ड रहना चाहिए। मतलब ये कंफर्म होना चाहिए कि C6H12O6 में, जैसे मैं ऑक्सीजन कार्बन की बात करूं यहां पे, तो C6H12O6 में जितना भी कार्बन था वो सारा का सारा CO2 में गया है, उसके अलावा वो किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ। ये कंफर्मेशन आपके पास होना चाहिए। अगर ये कंफर्मेशन आपके पास है तो आप पीओएसी लगा सकते हो। कैसे लगा सकते हो? देखिए, मान लीजिए इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया कि इफ कार्बन इज कंजर्व्ड, आपको ऐसे मिलेगा, या तो ऐसे मिलेगा इफ टोटल कार्बन इज कंजर्व्ड, या ऐसे मिलेगा कि टोटल कार्बन इज कन्वर्टेड इनटू CO2 ओनली, कार्बन इज कंजर्व्ड। इफ टोटल कार्बन इज कंजर्व्ड तो आपको पूछा जाए कि बताइए कि एक मोल C6H12O6 से, एक मोल C6H12O6 से CO2 के कितने मोल बनाए जा सकते हैं। आपको क्वेश्चन सिंपल पूछा गया है कि अगर बताइए C6H12O6 से हमने CO2 बनाया, उसमें कार्बन कंजर्व्ड है, तो एक मोल C6H12O6 से कितने CO2 बना सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली जो एटम कंजर्व्ड है सिर्फ उसको बैलेंस कर दो। कैसे? लेफ्ट साइड में कितने कार्बन है? 6 कार्बन। राइट साइड में कितने कार्बन है? 1 कार्बन। अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या कार्बन बैलेंस हो गया? क्या कार्बन बैलेंस हो गया? बिल्कुल सर, कार्बन बैलेंस हो गया, और किसी से हमें कोई मतलब नहीं है कि बाकी चीजें बैलेंस हुई है या नहीं हुई, क्योंकि जो कंजर्व्ड है वो बैलेंस रहेगा, बाकी चीजें इधर उधर से अपने आप मैनेज हो जाती हैं, हमें प्रोसेसेस का पता ही नहीं होता। तो बस सिंपल, अब मैं क्या बोल सकता हूं कि एक मोल C6H12O6 से कितने CO2 बन रहे हैं?
6 मोल CO2 बन रहे हैं। आपको सिंपली बस सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जब भी एक या दो रिएक्टेंट मिलके एक या दो प्रोडक्ट बना रहे हैं, लेकिन आपको यह दे रखा है कि कोई एक एटम उसमें कंजर्व्ड है, तो उस केस में आप उस एटम को सिर्फ बैलेंस कर देंगे। उसके अलावा आपको कोई मतलब नहीं है कि कोई बैलेंस्ड है या नहीं है, और आप डायरेक्ट इससे आंसर निकाल सकते हैं। यही है पीओएसी, इसके अलावा कुछ नहीं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ मोल कॉन्सेप्ट इज कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होती हैं? नाम से पता है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मतलब किसी भी एक सॉल्यूशन में सोल्यूट और सोलवेंट का कंपोजिशन जो है उसको कुछ टर्म्स की हेल्प से अपन पता कर सकते हैं, बता सकते हैं। किसी भी सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट है और कितना सोलवेंट है उसके कंपोजिशन को हम कुछ टर्म्स की हेल्प से बता सकते हैं। उन्हीं टर्म्स को अपन कंसंट्रेशन टर्म्स बोलते हैं। एक से ज्यादा टाइप की टर्म्स होती हैं, वन बाय वन सबको देखते हैं हम। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो है वो है मोलैरिटी। कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको। ये एक कंसंट्रेशन टर्म है जो आपको किसी भी सॉल्यूशन में सोल्यूट और सोलवेंट के बारे में बताएगी। कैसे बताएगी? अगर आपको किसी भी सॉल्यूशन की मोलैरिटी दे रखी है, इसका मतलब आपको ये इंफॉर्मेशन गिवन है कि उस सॉल्यूशन के 1 लीटर वॉल्यूम में कितने मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है। एक्चुअली मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी क्या होती है? मोलैरिटी होती है मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो हम लीटर में लेते हैं। तो मतलब 1 लीटर वॉल्यूम अगर आपने ले लिया सॉल्यूशन का, तो उसके अंदर कितने मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है उसी को अपन मोलैरिटी बोलते हैं। मतलब अगर मैं बोलूं कि मेरे पास 5 मोलर सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब मोलर, मैं यूनिट बता देता हूं कि मोलर क्यों बोल रहा हूं मैं इसको। मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जो यूनिट अपन यूज में लेते हैं वो यूनिट यहां से आप देख पा रहे हैं क्या आ जाएगी? मोल पर लीटर आ जाएगी। इसी को अपन मोलर भी बोलते हैं। मोल पर लीटर को अपन क्या बोलते हैं? मोलर, या सिर्फ कैपिटल एम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैं बोलूं कि मेरे पास 5 मोलर सॉल्यूशन है, तो 5 मोलर सॉल्यूशन, जब भी आपके पास सॉल्यूशन आ जाए ना, इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है 5m सॉल्यूशन। तो 5m सॉल्यूशन का मतलब समझ जाएंगे आप कि इसकी मोलैरिटी आपको कितनी गिवन है? 5 मोलर गिवन है, 5 मोल पर लीटर गिवन है, 5 मोलर पर लीटर गिवन है, और 5 मोलर गिवन है इसकी मोलैरिटी। तो इस सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया कि इस सॉल्यूशन का अगर 1 लीटर वॉल्यूम लिया जाए तो उसके अंदर 5 मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट होंगे। अगर इसका 2 लीटर सॉल्यूशन लिया जाए उसमें 10 मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट होंगे। यानी पर यूनिट वॉल्यूम में 5 मोल्स रहेंगे। बस यही है मोलैरिटी। मोलैरिटी इज सिंपल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसको क्या बोलते हैं अपन? मोलैरिटी बोलते हैं। अब इसको आप और टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मोल ऑफ सोल्यूट को लिखा जा सकता है मास ऑफ सोल्यूट। मोलैरिटी को मैं लिख सकता हूं मोल ऑफ सोल्यूट को क्या लिख सकता हूं मैं? क्या मास ऑफ सोल्यूट, क्या मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय जीएमएम ऑफ सोल्यूट लिख सकता हूं? ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं ना। मोल्स ऑफ सोल्यूट कैन बी रिटन एज मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय जीएमएम ऑफ सोल्यूट। और ये डिवाइड कर दूं अगर मैं इसको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से, तो ये भी मेरे पास क्या आ गया? मोलैरिटी का एक फॉर्मूला आ गया। मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, राइट। और अगर आप वॉल्यूम को लीटर की जगह मिलीलीटर में ले लेंगे तो ऊपर आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। अगर मैं यहां लीटर की जगह मिलीलीटर में लिख दूं इसको, तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 1000 से। वॉल्यूम कन्वर्जन, राइट। तो ये अलग अलग टाइप के फॉर्मूलाज यूज कर सकते हैं आप मोलैरिटी के लिए, लेकिन सबका मतलब एक ही है, कोई फर्क नहीं है। मोलैरिटी में एक चीज आप जरूर ध्यान रखिएगा, किसी एक सॉल्यूशन की मोलैरिटी अगर आपको कैलकुलेट करनी है, मोल्स गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, मोलैरिटी निकाल लेंगे। या मोलैरिटी एंड वॉल्यूम गिवन है तो आप मोल्स निकाल लेंगे, राइट। लेकिन अगर आप दो सॉल्यूशंस को मिला रहे हैं, दो ऐसे सॉल्यूशन जिनकी डेंसिटी सेम है, अगर आप दोनों को मिला रहे हैं तो उनकी मोलैरिटीज कभी डायरेक्ट ऐड नहीं होती। मोलैरिटी इज नॉट एडिटिव। मतलब मान लीजिए कोई एक सॉल्यूशन है मेरे पास, सॉल्यूशन 1, उसकी मोलैरिटी m1 है, और कोई दूसरा सॉल्यूशन है मेरे पास सॉल्यूशन 2, इसकी मोलैरिटी m2 है। मैंने m1 का v1 वॉल्यूम लिया, 1 लीटर 2 लीटर कुछ भी, एंड m2 का v2 लीटर वॉल्यूम लिया, वो भी 1 लीटर 2 लीटर कुछ भी, और उन दोनों को आपस में मिला दिया, तो वॉल्यूम तो ऐड हो जाएंगे। मैक्सिमम केस में बाय डिफॉल्ट डेंसिटी इक्वल मान के चलते हैं हम सॉल्यूशन की, जब गिवन ना हो आपको तो जब डेंसिटी इक्वल है तो वॉल्यूम एडिटिव होता है। तो इनको मिलाने से जो सॉल्यूशन बनेगा, फाइनल सॉल्यूशन, सॉल्यूशन f लिख रहा हूं मैं इसको, इसका वॉल्यूम तो कितना हो जाएगा? v1 प्लस v2 हो जाएगा, राइट।
लेकिन इसकी मोलैरिटी कभी भी M1 प्लस M2 नहीं होगी। याद रखना, मोलैरिटी डायरेक्ट एडिटिव नहीं होती। तो सर मोलैरिटी क्या आएगी? मोलैरिटी, फाइनल मोलैरिटी जो आएगी वो आएगी, इसके मोल्स निकाल लो सोल्यूट के, प्लस इसके मोल्स निकाल लो सोल्यूट के। मोल्स तो एडिटिव होते हैं ना, दो सॉल्यूशन को अगर आप मिलाओगे तो उनके मोल्स तो ऐड हो जाएंगे, इसलिए इसके मोल कितने आ जाएंगे? इसकी मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। इसके मोल कितने आ जाएंगे? इसकी मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। क्यों? क्योंकि मोलैरिटी होती है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो इसलिए मोल क्या आ जाएंगे? मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम के बराबर। इसके मोल्स क्या आ जाएंगे? इसकी मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम के बराबर। तो इसके मोल निकाल लिए प्लस इसके मोल निकाल लिए, क्या वो फाइनल सॉल्यूशन के मोल आ गए? बिल्कुल आ गए। और फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम आपको दे ही रखा है, आ ही गया आपके पास V1 प्लस V2। तो टोटल मोल्स को टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए। आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि अगर आपने दो सॉल्यूशंस को मिलाया, एक की मोलैरिटी M1 वॉल्यूम V1 है, दूसरे की मोलैरिटी M2 वॉल्यूम V2 है, तो उनसे जो सॉल्यूशन बनेगा उसकी फाइनल मोलैरिटी जो हो जाएगी वो हो जाएगी M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। ये इसकी फाइनल मोलैरिटी आ जाएगी अगर आप दो सॉल्यूशंस को ऐड कर रहे हैं और दोनों की मोलैरिटी आपको गिवन है तो। दूसरी कंसंट्रेशन टर्म जो है वो है मोलैलिटी। पहली थी मोलैरिटी, ये है मोलैलिटी, इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलैरिटी और मोलैलिटी में बस एक थोड़ा सा फर्क है। मोलैरिटी डिफाइन करती है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट के मोल प्रेजेंट है, राइट। मोलैलिटी जो अभी पढ़ रहे हैं, मोलैलिटी ये डिफाइन करती है कि 1 किलोग्राम सोलवेंट में कितना सोल्यूट प्रेजेंट है। क्या होती है मोलैलिटी? मोलैलिटी इज मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोलैलिटी इज मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्वेंट। ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं है, मास है, और मास भी सॉल्यूशन का नहीं, सोल्वेंट का, इन किलोग्राम। 1 किलोग्राम सोल्वेंट में कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है उसको अपन बोलते हैं मोलैलिटी। ध्यान रखना इस चीज को, मोलैरिटी में हम डिवाइड करते हैं वॉल्यूम से, और वो भी सॉल्यूशन के वॉल्यूम से, जबकि मोलैलिटी में हम डिवाइड करते हैं मास से, वो भी सोल्वेंट के मास से। इस चीज को बढ़िया ध्यान रखना आप। अब किलोग्राम की जगह अगर यहाँ ग्राम में ले लूं, बात वही है पिछली बार की तरह, यहाँ अगर किलोग्राम की जगह ग्राम में ले लूं तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। या फिर मोल्स ऑफ सोल्यूट को आप फर्दर क्या लिख सकते हैं? मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय जीएमएम ऑफ सोल्यूट भी लिख सकते हैं, राइट। ये फॉर्मूलाज आप इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके साथ इसकी यूनिट आप याद रखना, मोलैलिटी की जो यूनिट होती है वो होती है, आप खुद निकाल सकते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगी, मोल्स पर या मोल पर किलोग्राम की यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर किलोग्राम। और मोलल, जैसे वो मोलर था वैसे आपको बोला जा सकता है 5 मोलल सॉल्यूशन, 10 मोलल सॉल्यूशन, या स्मॉल m भी लिखा हुआ मिल सकता है, 5 के नीचे स्मॉल m लिखा हुआ मिले। अब इसके अलावा एक कंसंट्रेशन टर्म और होती है नॉर्मेलिटी, लेकिन उसकी बात हम यहां नहीं करेंगे। जब हम रेडॉक्स का रिवीजन देख रहे होंगे, डिटेल रिवीजन वीडियो, उसमें हम नॉर्मेलिटी की बात करेंगे, क्योंकि नॉर्मेलिटी पढ़ने से पहले आपको एक और टर्म समझने की जरूरत है, दैट इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, और वो आप समझेंगे रेडॉक्स में। तो इसलिए नॉर्मेलिटी की बात हम यहां नहीं कर रहे हैं, वो हम रेडॉक्स में करेंगे। यहां हम एक और इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म देख लेते हैं, दैट इज मोल फ्रैक्शन। ये भी बहुत काम आती है, बहुत यूजफुल है। मोल फ्रैक्शन नाम से ही पता चल रहा है, मोल फ्रैक्शन मतलब क्या, फ्रैक्शन ऑफ मोल्स, राइट। इसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ये होता है कि अगर आपने कोई भी सॉल्यूशन लिया है, उसके अंदर 2 कंपोनेंट भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, कितने भी कंपोनेंट का आपने सॉल्यूशन लिया, मतलब ए और बी से बना हुआ सॉल्यूशन हो सकता है, ए बी एंड सी से बना हुआ सॉल्यूशन हो सकता है, ए बी सी एंड डी से बना हुआ सॉल्यूशन हो सकता है, कोई भी, कितने भी कंपोनेंट हो सकते हैं, राइट। तो उसमें किसी भी हर एक कंपोनेंट का आप अलग अलग मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। किसी भी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट के मोल्स, और अगर सारे मोल्स का रेशियो आप अगर ले लेंगे, रेशियो किसका ले लें, किसी एक कंपोनेंट के मोल्स का रेशियो ले लें सारे मोल्स के साथ, तो उसी को अपन बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। जैसे मैं बोलूं कि मेरे पास एक सॉल्यूशन है ए प्लस बी प्लस सी से, अभी मैं दो ही ले लेता हूं ना, सोल्यूट और सोलवेंट से मिलकर बना हुआ, कि ए जो है वो सोल्यूट है और बी जो है वो सोलवेंट है हमारा किसी सॉल्यूशन का। तो ए का मोल फ्रैक्शन, जिसको एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे अपन, ए का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी, यानी टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। और ऐसे ही बी का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, ऐसे ही बी का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाई
वही सेम मोल्स ऑफ बी प्लस मोल्स ऑफ ए, यानी टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, ये हो जाएगा मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। ऐसे ही हो सकता है अपने पास 3 कंपोनेंट का सॉल्यूशन होता, तो तीनों का अलग अलग मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो आप। ए का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा Na अपॉन Na प्लस Nb, बी का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा Nb अपॉन Na प्लस Nb, सी का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा Nc अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc, सॉरी तीनों में डिनोमिनेटर में Na प्लस Nb प्लस Nc आएगा अगर 3 ले रखे हैं आपने तो। अगर 4 ले रखे हैं तो ऊपर जिसका मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो उसके मोल, नीचे सबके मोल। दिस इज मोल फ्रैक्शन। बस मोल फ्रैक्शन के लिए एक छोटी सी चीज और याद रखिएगा कि एक सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट, जैसे यहां पे 2 कंपोनेंट थे ना, वैसे ही एक सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे सबके मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 के बराबर आएगा। टोटल मोल फ्रैक्शन हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा। अगर 3 होते तो तीनों के मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता, अगर 4 होते तो चारों के मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता। एक सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं सबके मोल फ्रैक्शन का सम जो होता है वो हमेशा किसके बराबर आता है? 1 के बराबर आता है। ये चीज आपको याद रखनी है। इसमें बस एक छोटी सी चीज और याद रखिएगा आप, कई बार आपको मोलैरिटी देके मोलैलिटी पूछ लेते हैं या मोलैलिटी देके मोलैरिटी पूछ लेते हैं। इन दोनों के इंटर कन्वर्जन के बारे में पूछ लिया जाता है। तो इन दोनों के इंटर कन्वर्जन का एक फॉर्मूला बता रहा हूं मैं, बस उसको ध्यान रखना, उसकी हेल्प से आप इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। इस केस में आपको डेंसिटी हमेशा गिवन होगी, सॉल्यूशन की डेंसिटी गिवन होगी। तो जो मोलैलिटी और मोलैरिटी में इंटर कन्वर्जन होता है उसका फॉर्मूला होता है मोलैलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू डी माइनस मोलैरिटी इंटू डी है ये 1000 इंटू डी माइनस मोलैरिटी इंटू जीएमएम ऑफ सोल्यूट। किसी भी सॉल्यूशन की अगर आपको मोलैरिटी दे रखी है और मोलैलिटी पूछी है, या मोलैलिटी दे रखी है और मोलैरिटी पूछी है, तो याद रखना उनकी इंटर कन्वर्जन का फॉर्मूला ये होगा, जहां पे स्मॉल एम एंड कैपिटल एम से आप भली भांति परिचित हैं। स्मॉल एम जो मोलैलिटी है, ये वाला मोलैलिटी है, जबकि ये जो कैपिटल एम है ये मोलैरिटी है। यहां डी जो है, डी इज डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, वो जो सॉल्यूशन आप ले रहे हैं उसकी डेंसिटी। जीएमएम वो जो सोल्यूट लिया उसका जीएमएम है, ये मोलैलिटी है, मोलैलिटी, और कैपिटल एम वाला मोलैरिटी है, नीचे वाला कैपिटल एम भी मोलैरिटी ही है। इस फॉर्मूला की हेल्प से आप मोलैरिटी एंड मोलैलिटी को इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा पार्ट था अपना मोल कॉन्सेप्ट का। इसके साथ आपका पूरा मोल कॉन्सेप्ट कवर होता है। यहां हमने मोल कॉन्सेप्ट को पूरा डिटेल में रिवाइज कर लिया है। अब आप इन सारे कॉन्सेप्ट्स को अगर आपको समझ आ गए हैं, ध्यान आ गए हैं, तो इन पे बेस्ड आप सारे क्वेश्चन बड़े आराम से कर सकते हैं। लेकिन इस चैप्टर की थ्योरी का कोई मतलब नहीं है अगर आप इस पे क्वेश्चंस नहीं करते हैं तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखने के बाद एक बार हर एक टाइप के क्वेश्चंस जरूर सोल्व करके देखिए आप मोल कॉन्सेप्ट में। अगर उनमें आपको दिक्कत आ रही है, कहीं कोई दिक्कत हो रही है, देन आप हमें बताइए कमेंट बॉक्स में, हम उसके लिए अलग से एक प्रैक्टिस का वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। थैंक यू सो मच।